जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी यूनिट 3 में जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित यूनिट है उसमें हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है अरस्तू के सिद्धांत। तो अरस्तू के काव्यशास्त्र संबंधी कौन से सिद्धांत, उनकी क्या विचारधारा है, उन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, अरस्तू ने काव्य रचना के संदर्भ में सबसे पहले विचार को जरूरी माना कि पहले तो काव्यशास्त्र के बारे में आपको कुछ भी रचना है तो पहले आपके मन में कोई विचार तो आए। उपयोगिता से, जब आपको लगता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो यूटिलिटी से आपके अंदर विचार आता है और फिर उसकी निर्मिति होती है। जब आपको कोई चीज़ आवश्यकता महसूस होती है तभी तो फिर आप उसका निर्माण करना सोचते हो। तो पहले विचार आए, उसकी यूटिलिटी से विचार उत्पन्न होता है, फिर उसकी निर्मिति होती है। अरस्तू ने दर्शन, इतिहास, राजनीति आदि की तरह कला और संगीत के महत्व व उपयोगिता को माना कि जैसे लाइफ में दर्शन, इतिहास, राजनीति ये सब जरूरी है तो कला और संगीत भी जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अरस्तू ने क्या कला और संगीत के महत्व को जो है उपयोगिता की दृष्टि से समझा है। तो हाँ, ये बात सही है कि समझा है। अरस्तू ने काव्य वस्तु के साथ साथ यानी काव्य वस्तु के साथ साथ काव्य के रूप पक्ष तथा शिल्प पक्ष पर भी विचार किया है। अब यहाँ पे देखिए, काव्य के संदर्भ में अरस्तू की मान्यता क्या थी। काव्य के संदर्भ में अरस्तू का मान्यता था काव्य के सामान्य शीर्षक के तहत केवल काव्य पर ही नहीं बल्कि काव्य के विविध भेदों, उनके विशिष्ट प्रयोजनों, कथानक की संरचना, उनके घटक खंडों की संख्या, प्रकृति या इनसे संबंधित अन्य विषयों पर भी मैं विचार करना चाहता हूँ। अरस्तू काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते। इसे व्याख्यायित करने के लिए वह होमर और एम्पेदोक्लीस का एग्जाम्पल देते हैं। वह कहते हैं कि यदि काव्य तत्व का निर्धारक छंद होता तो होमर और एम्पेदोक्लेस दोनों कवि कहलाते, क्योंकि दोनों की रचनाएं छंदोबद्ध होती, किंतु होमर कवि है और एम्पेदोक्लेस भौतिक विज्ञानी, इसलिए रचना का मापदंड प्रयोजन है। घड़ा निर्माण की क्रिया का प्रयोग करके अरस्तू समझाते हैं कि प्रयोजन को जल के रूप में, उपादान करण को मिट्टी के रूप में, निमित्तीकरण को कुम्हार या चाक के रूप में और तत्व को घड़े के रूप में प्रस्तुत करके समझना चाहिए। औचित्यवाद का मुख्य उद्देश्य काव्य से अच्छा ग्रहण करने और बुरा त्याग देने से है। औचित्यवादी की स्वयं निजी स्थापना नहीं होती, अपितु पूर्व स्थापित मान्यताओं से ही उचित का चयन करना ही उनका कार्य होता है। काव्य दोषों की संख्या अरस्तू कितना मानते हैं तो 5 मानते हैं। अरस्तू 5 संख्या मानते हैं। असंभव वर्णन, अनैतिक वर्णन, विरुद्ध वर्णन, आयुक्त वर्णन, शिल्पगत दोष। अनुकरण सिद्धांत के बारे में चर्चा करें तो देखिए, प्लेटो के बाद उनके शिष्य अरस्तू ने इस पर विस्तृत विवेचन किया है। काव्य कला को अरस्तू जो है राजनीति तथा नीति शास्त्र की दृष्टि से न देखकर वो सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। यही वजह है कि अरस्तू का मानना अनुकरण के संबंध में प्लेटो के मानने से अलग है। अरस्तू द्वारा जो अनुकरण का प्रकार माना गया उसमें कि जैसे वे थी या है, जैसी वे कही या समझी जाती हैं, जैसी वे होनी चाहिए। अनुकरण के इन तीनों प्रकार में आदर्शात्मक रूप में जैसी वे होनी चाहिए को माना जाता है। इनकी मान्यता है कि इस अनुकरण व चित्रण में कवि की जो कवि है उसकी भावना और कल्पना का निश्चय ही योगदान होगा, वह नकल मात्र नहीं होता। अरस्तू अनुकरण को सृजनात्मक क्रिया मानते हैं। उनके अनुसार अनुकरण की प्रक्रिया में कला द्वारा प्रकृति के अनेक दोष व अपूर्ण क्षमताएं पाई जाती हैं। अरस्तू भावना में तथा कल्पना में अनुकरण को स्वीकार करते हैं। इस तरह अरस्तू ने न केवल कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया बल्कि कला को अमूर्त रूप या अमूर्त तर्क से नहीं, संवेदन और लिंग विधानी शक्ति से जोड़ा है। अरस्तु अनुकरण के प्रकारों में देखें तो अरस्तु अनुकरण के प्रकारों में दुखांतक, प्रहसन, इनके अलावा महाकवि आदि को मानते हैं। काव्य हेतु छंद की अनिर्वचनीयता को अरस्तु आवश्यक नहीं मानते। प्रहसन, महाकाव्य, दुखांतक कलाओं को वो क्या मानते हैं, विषय, माध्यम और पद्धति में प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने सुंदर को शिव से ज़्यादा व्यापक बताया है। अनुकरण के संबंध में अरस्तू के विचार क्या हैं तो अनुकरण के संबंध में अरस्तू के विचार हैं, चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कवि क्या है, एक अनुकर्ता है। ऐसा अनुकरण के संबंध में अरस्तू का मानना है कि जैसे चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह कवि भी क्या करता है, अनुकर्ता करता है। काव्य प्रकृति की अनुकृति है किंतु एकदम नकल ना होना उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। अब यहाँ पे देखिए हम त्रासदी विवेचन के बारे में, तो ग्रीक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा त्रासदी, दुखांत अंग्रेजी के ट्रेजेडी का हिंदी रूपांतरण है। त्रासदी का पश्चिम में सर्वप्रथम विवेचन यूनान में हुआ। त्रासदी का आरंभ मदिरा व उल्लास के देवता डियोनासिस के सम्मान में होने वाले समारोह से माना जाता है। ईसा पूर्व 5वीं सदी आते आते यूनान में त्रासदी एक परिपक्व विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। त्रासदी के अतिरिक्त उस युग में क्या क्या चीज़ें और थी तो कॉमेडी, महाकाव्य, गीतिकाव्य विधाएं भी प्रचलित थी। त्रासदी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, देखिए, त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण है। त्रासदी की भाषा लय, सामंजस्य, गीत से बनती है।
कार्य व्यापार में गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होता है। कार्य व्यापार अभिनय द्वारा प्रस्तुत होता है, वर्णन द्वारा नहीं। कार्य व्यापार करुणा और भय को उद्भूत कर इन भावों का विरेचन करता है। अरस्तु ने त्रासदी के कितने तत्व माने हैं? तो अरस्तु ने कुल त्रासदी के 6 तत्व माने हैं। कथानक यानी प्लॉट, कथानक के लिए अरस्तु ने संकलन त्रय का सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने देश, काल और कार्य के आनुपातिक संयोजन के माध्यम से कथानक के निर्माण को सुनिश्चित किया है। कथानक का अर्थ है त्रासदी की विषय वस्तु या घटना विन्यास। अरस्तु ने त्रासदी में सबसे अधिक महत्व इसी तत्व को दिया है। कथानक के लिए अरस्तु ने 3 विशेषण रखे हैं। कौन से? गंभीर, पूर्ण और विस्तृत। कैरेक्टर के उसमें देखें तो त्रासदी में नायक का पतन जरूरी है, इसलिए यह पतन निर्णयात्मक भूल के कारण होना चाहिए, जिसे अरस्तु ने हेमर्सिया कहा है। विचार यानी थॉट के बारे में अरस्तु का मानना है कि त्रासदी का जन्म ही विचारों के गर्भ से होता है। वाणी जन्य सारे प्रभाव विचार में ही सम्मिलित होते हैं। पद विन्यास या भाषा, डिक्टेशन। अरस्तु ने कहा है कि त्रासदी में भाषा अर्थात संवादों से व्यक्त होने वाले भाव के लिए दृश्य की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। घटना व संवाद में पृथक पृथक भी संप्रेषण की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। सॉन्ग के बारे में भाव की अभिव्यक्ति का सबसे सटीक और ताकतवर माध्यम अरस्तु ने गीत को ही बताया है। दृश्य, स्पेक्टिकल, दृश्य का संबंध अभिनय या अभिनेता से है। अभिनेता त्रासदी का प्राण तत्व है, इसलिए अरस्तु ने इसे कार्यकारी तत्व माना है। अरस्तु द्वारा प्रस्तुत कथानकों के प्रकार में देखें तो कौन कौन से कथानक हैं प्रकार में? ऐतिहासिक, काल्पनिक और आनुश्रुतिक। त्रासदी के संबंध में अरस्तु के विचार क्या हैं? त्रासदी किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य व्यापार की अनुकृति का नाम है, जिसे भाषा में विभिन्न कलात्मक तरीकों से अलंकृत किया जाता है तथा जिसके पृथक पृथक हिस्सों में उस निश्चित कार्य व्यापार के विविध प्रकार पाए जाते हैं, जिसका रूप वर्णनात्मक न होकर कार्यात्मक होता है और जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का विवेचन किया जाता है। गॉर्जियस की भाषा में त्रासदी क्या है? तो गॉर्जियस की भाषा में त्रासदी क्या है? काव्य श्रोताओं को कपा देने वाला भय, अश्रुपूर्ण करुणा तथा दूसरों के दुख में सहानुभूति उत्पन्न करना। शब्द सशक्त शासक है जो भय को दूर कर सकता है, आनंद प्रदान कर सकता है और आत्मविश्वास से मंडित भी कर सकता है। विरेचन सिद्धांत। साहित्य में सबसे पहले विरेचन शब्द का प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है? तो अरस्तु को। साहित्य में सबसे पहले विरेचन शब्द को प्रयोग करने वाले हैं अरस्तु। विरेचन यूनानी शब्द कथारसिस का हिंदी रूपांतरण है। इसका संबंध अरस्तु ने ट्रेजेडी से माना है। प्लेटो ने भावनाओं और वासनाओं को बढ़ावा देने के कारण काव्य को माना है, जिसका खंडन अरस्तु के विरेचन सिद्धांत में मिलता है। विरेचन और कथारसिस चिकित्सा शास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं। अरस्तु द्वारा की गई कथारसिस की कोई व्याख्या उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि पूरे काव्यशास्त्र में अरस्तु ने एक ही बार ही कथारसिस शब्द का प्रयोग किया है। कथारसिस शब्द का प्रयोग दुखांतक के प्रभाव के प्रसंग में आता है। काव्यशास्त्र में प्रयुक्त विरेचन शब्द का अर्थ मानसिक या भावात्मक, कलात्मक दोनों ही होता है। अरस्तु के अनुसार भावों का दमन हानिकारक व अहितकर है। उसका संतुलन जीवन के लिए जरूरी है। अरस्तु ने करुणा और भय को परस्पर जुड़ा हुआ माना है। विरेचन भावनात्मक विश्रांति के साथ साथ भावनात्मक परिष्कार भी करता है। दुखांतक देखने के बाद व्यक्ति को उसके क्लेशकर भावों से मुक्ति मिल जाती है, चाहे वह मुक्ति अल्पकालिक ही क्यों न हो। अरस्तु के विवेचन सिद्धांत की तुलना अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद से की जा सकती है। तो यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट जो शुरू होगा वो लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत है, तो हमें उसे नेक्स्ट पार्ट में देखना होगा। आज के लिए इसे यहीं पे करते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम से, वहाँ पे जो है टेलीग्राम से जुड़कर बराबर अपडेट पाते रहें। और प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है आप प्लीज़ इन्हें शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।